अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर मोशन के चैप्टर से चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहली टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका जो मास है फर्ज कर लें वो m है। अब ये रोटेट करते हुए फर्ज कर लें किसी भी जगह पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है एक खास एक्सिस के गिर्द, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। या टू डायमेंशन है तो ये पिवट पॉइंट है, वरना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, r, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास होता है बच्चे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है, तो वो फोर्स किसके बराबर है यहां पे देखते हैं। वो फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए के साथ ना मैं छोटा सा टी लगा देता हूं जो ये बता रही है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ए टी बराबर होता है आर अल्फा के एंगुलर मोशन में। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम आर इंटू अल्फा। ये अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमने यहां से टार्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा तवज्जो करें। टार्क बराबर होता है आर एफ, ठीक है। आर यहां पे लिखा रहने दे, एफ की ये वैल्यू पुट करें एम आर इंटू अल्फा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका टार्क। टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये एक टार्क का फार्मूला है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देख चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो यहां एम आर स्क्वायर की जगह आई पुट करें तो क्या आ जाएगा, टार्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये भी टार्क का एक फार्मूला है, ये आपने अच्छे से याद करना है। ये दोनों फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो उसमें टार्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे एक एमसीक्यू आता है कि एक बॉडी जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप बताएं जी इसमें टार्क कितना है। आप बताएंगे जी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो टार्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलें अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है बच्चे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यहां से अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, आप भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं, हम क्वांटिटीज को देखते हैं कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती हैं। तो यहां पे पहली क्वांटिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूं मास। जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले करता है वो एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। इसी तरीके से जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करती है वो एंगुलर मोशन में कौन प्ले करती है, टार्क, ठीक हो गया। ये टर्म्स आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसी तरीके से लीनियर मोशन में जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे जो क्या होता है जी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये टर्म्स आपने अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोशन की फॉर्म में होता है वो क्या होता है जी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो चले अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो अगर बात करें इस थिन रॉड की, अगर इस तरीके से रॉड हो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये क्या है जनाब, उसकी टोटल लेंथ L है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। अब जब भी आपके पास कोई एमसीक्यू आता है तो आपने उस एमसीक्यू को पहले तवज्जो से पढ़ना है। उसमें देखना है कि किस बॉडी का जिक्र कर रहे हैं। जो जिस बॉडी का जिक्र किया जा रहा हो उसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगाना है। हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, जरा देख लें, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हूप क्या होता है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड डिस्क की, जिसको सिलेंडर भी कहते हैं, सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड डिस्क कहते हैं। उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चे वो होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपको तमाम डायग्राम में नजर आ रहा है कि आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर बात कर लें स्फेयर की, ये आपके सामने जो बना हुआ है ये स्फेयर है। अगर बात कर लें स्फेयर के लिए तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हम देख लेते हैं। स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा 2/5 इंटू
mr²। तो ये हो गया बच्चे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। दरअसल ये एंगुलर मोमेंटम क्या क्वांटिटी है, फर्ज कर लिया ये जो हमने एक पॉइंट है ये फिक्स किया ओरिजिन के तौर पे, ठीक है, और ओरिजिन के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट P पे मौजूद है, ठीक है, तो ये क्या है r, ये उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है O के लिहाज से यानी ओरिजिन के लिहाज से। अब इसका जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की वो डायरेक्शन होगी इसलिए मोमेंटम की भी वो डायरेक्शन है। तो और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा। r और P के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, थीटा। ये P लीनियर मोमेंटम है। अगर इस तरह की मोशन हो रही हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L = r क्रॉस P, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये है आपका क्या जी, एंगुलर मोमेंटम। इसको हम डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं, यानी L = r क्रॉस P को हम ये भी लिख सकते हैं जी rp sin थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा एक और चीज भी लिख सकते हैं जी mvr sin थीटा, ये भी आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर इस v की जगह मैं r ओमेगा पुट कर दूं इसे एंगुलर मोशन की फॉर्म में ले जाने के लिए, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तब ये आपका बराबर आ जाएगा L = mr² ओमेगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोशन की फॉर्म में है mvr और ये एंगुलर मोशन की फॉर्म में है mr² ओमेगा। अब अगर हम बात करें इसी फार्मूले की L = mr² ओमेगा की, तो गौर करें इसमें mr² लिखा हुआ है। ये mr² क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया L = I ओमेगा, यानी mr² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, I। तो ये एक और आपके पास फार्मूला आ गया जो कि क्या दिखा रहा है, L = I ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट इसका क्या है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। यहां से इसका हम डायमेंशन भी इसकी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम के लिए आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और L² T-1, ये इसकी क्या आ जाएगी जी, डायमेंशन। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो हमने कर्ल ऑफ फिंगर करना है किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, और जो हमारा थंब होगा वो हमें बताएगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ होगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। ये बिल्कुल सेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ ही। तो क्या होगा जी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल टार्क अमल ना कर रहा हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। बिल्कुल लीनियर मोमेंटम वाला केस ही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टार्क अमल ना कर रहा हो तो उस सूरत में क्या होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है जी, कांस्टेंट। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अब इससे कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं। आपने ये कहा कि जी एंगुलर मोमेंटम L जो है वो तो कांस्टेंट है, L = क्या होता है, I ओमेगा। तो I ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है हमारे पास कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने इसको क्या करना है, याद रखना है। यानी क्या होगा जी, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वहां पे एंगुलर स्पीड कम होगी, और जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वहां पे एंगुलर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें और ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू रहने दें, तो क्या होगा, वो रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, mr² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। r यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही एंगुलर स्पीड कम होगी। डाइवर जो हैं वो अपनी मोशन में यही कानून इस्तेमाल करते हैं। जब डाइवर जंप करता है बोर्ड के ऊपर तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच पोजीशन में ले लेता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। फिर जब वो नीचे जाने लगता है तो वो अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में ले आता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो उसकी वजह से एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है और वो जल्दी जल्दी
टर्न्स लेके पानी में गिर जाता है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपके सामने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसके डिफरेंट केसेस पढ़ लेते हैं। फर्ज कर लें यहां पे एक केस ऐसा बताया गया है कि जिसके अंदर आर कांस्टेंट है। आर मैं बता चुका हूं क्या चीज होती है। आर कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आर कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस लिहाज से वेरी कर रही है? फिर तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट है। इसी लिहाज से अगर ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? फिर काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी किस लिहाज से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिहाज से। और जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये आपने रिलेशन अच्छे से याद रखने कि एक चीज के कम करने या बढ़ाने से दूसरी चीज कैसे कम या ज्यादा होगी। इस तरह के सवालात में ये यूज होंगे। यहां पे एक एग्जांपल आती होती है जिसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं डिस्क की और रिंग या हूप की। तो यहां पे मैं आपको सीधा यहां पे सिर्फ रिलेशन लिख के बताऊंगा कि डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो डिस्क के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल वो बराबर होती है 1/4 mv² के। ठीक है, और अगर बात करें हूप के लिए तो हूप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 mv² के। साथ साथ एक और चीज पूछी जाती है कि स्पीड कितनी है डिस्क और हूप की। तो अगर स्पीड की बात करें तो डिस्क की स्पीड होती है √4 4gh/3 और हूप की स्पीड की बात की जाए तो वो होती है सिर्फ √gh। तो यहां पे ये पूछ लेते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से डिस्क और हूप दोनों को छोड़ दिया जाए तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? तो वो हम निकाल लेते होते हैं। इसको कह दें जी v डिस्क और इसको कह दें v हूप। तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे v डिस्क ओवर v हूप। ये किसके बराबर होगा जी? √4gh/3 डिवाइडेड बाय √gh। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं √gh ये आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। सिर्फ 4/3 का स्क्वायर रूट बचता है जो कि बराबर आ जाता है 1.15। यानी हम यहां से क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि डिस्क की जो स्पीड है v डिस्क वो जी किसके बराबर है? 1.15 टाइम्स ऑफ v हूप। यानी हूप की स्पीड से डिस्क की स्पीड जो है वो ज्यादा है। v डिस्क जो है वो क्या है जी? ग्रेटर देन है किससे? हूप की स्पीड से। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हमने रियल वेट और अपरेंट वेट के दरमियान में डिफरेंस करना है। देखें, रियल और अपरेंट वेट के दरमियान में डिफरेंस हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? 0 होगा। यानी एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो वेट मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो उसका रियल वेट होगा। और वो किसके बराबर होगा? वो यहां पे मैं आपको बता सकता हूं। वो वेट जो है वो बराबर होगा उस फोर्स के जिससे जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। वो रियल वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो रियल वेट मेजर करने के लिए जरूरी है कि ऑब्जर्वर को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। और जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो न्यूटन्स लॉज भी होल्ड करते हैं। यानी न्यूटन लॉ सिर्फ किस में होल्ड करते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपेरेंट वेट की। ये अपेरेंट वेट क्या है? अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है किसी न किसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तब तो एक्सेलरेशन तो हो गया। इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। तो इसमें जब कोई भी ऑब्जर्वर मेजर करेगा वेट को तो वो उसका अपेरेंट वेट होगा और वो रियल वेट से ज्यादा भी हो सकता है, रियल वेट से कम भी हो सकता है। वो आगे हमने कंडीशन पढ़नी है, उसमें हम देखेंगे। लेकिन वो रियल वेट के बराबर नहीं हो सकता और उस कंडीशन में न्यूटन के लॉज जो हैं वो भी होल्ड नहीं करते क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो चलें अब हम देख लेते हैं कि किस सूरत में अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा, किस में ज्यादा होगा और किस में
कम होगा। तो देखें एक लिफ्ट को हमने डिस्कस किया, यहाँ पे फर्ज कर लें यहाँ पे एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस मौजूद है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो सस्पेंड किया हुआ, ठीक है। जब ये रुकी हुई है लिफ्ट, उस सूरत में क्या होगा, जब रुकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, लिफ्ट के ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी वो उसके बराबर है जो फोर्स उस पे नीचे की तरफ लग रही है। तो कौन कौन सी फोर्सेज है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इस पे बच्चे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो है टेंशन की फोर्स जिसने लिफ्ट को उठाया हुआ है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, वो है इसकी वेट की फोर्स। अगर ये रुकी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि टेंशन माइनस वेट की फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंशन और वेट आपस में बराबर है तभी तो रुका हुआ है। तो यहां से क्या साबित होगा, टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो ये आपके पास केस आ गया किसका, जब लिफ्ट रेस्ट में हो। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन a के साथ, तो अब देखें यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो जरा ज्यादा हो गई है वेट की फोर्स से, वेट की फोर्स उनसे जरा कम हो गई है। कितनी ज्यादा हुई है ऊपर लगने वाली फोर्स, तो वो देखते हैं क्या है। तो देखें हम यहां पे क्या करेंगे, यानी कि टेंशन माइनस वेट। अब टेंशन में से वेट की फोर्स निकालेंगे तो जवाब 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई फोर्स आएगी जिसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। और ये अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी जी, T माइनस डब्ल्यू, F इज इक्वल टू ma, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगी। तो यहां से अगर टेंशन यानी हमारा अपेरेंट वेट निकालें तो कितना होगा, ma प्लस w, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो T है जो आपका अपेरेंट वेट है ये क्या हो गया, नॉर्मल वेट से ज्यादा हो गया, जो एक्चुअल वेट था वो mg था, अब ये क्या हो गया mg प्लस ma हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। अब अगली बात कर लेते हैं, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो किसी भी एक्सेलरेशन a के साथ, तो उस सूरत में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि नीचे की तरफ लगने वाली जो फोर्सेज हैं वो ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेज से थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसी वजह से तो वो नीचे आ रहा है। तो यानी यहां पे हम क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस को यानी वेट की फोर्स को माइनस करेंगे टेंशन की फोर्स में से, W माइनस T, वेट की फोर्स, अब नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस ज्यादा हो गई है ना, वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू FA, कोई ना कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तभी तो ये नीचे की तरफ आ रही है। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू W माइनस FA, और T इज इक्वल टू W की जगह लिख दो mg माइनस ma। अब देख लें इसका जो रियल वेट था वो mg था, लेकिन mg में से ma हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब क्या हुआ है, आपका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो गया है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी लिफ्ट की जो कि फ्रीली फॉलिंग नीचे की तरफ आ रही है, यानी हम कह दें कि हमने उसकी जो वायर्स हैं उससे उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, वायर नीचे की तरफ फ्रीली फॉलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। उस सूरत में क्या होगा, अब नीचे की तरफ आने वाली जो कंडीशन थी वो क्या थी, ये वाली थी ना, जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो उस सूरत में अपेरेंट वेट किसके बराबर होता है, mg माइनस ma। तो जरा नीचे की तरफ आने वाली बॉडी की ये वाली इक्वेशन लिखते हैं हम, T इज इक्वल टू mg माइनस ma। उस वक्त तो बॉडी किसी एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ आ रही थी, अगर उसको फ्रीली फॉलिंग छोड़ दिया तो फिर वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी, फिर जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी वो तो g के बराबर होगा। तो यहां जो बॉडी नीचे आ रही है वो एक्सेलरेशन g से आ रही है, तो इस a को भी हम क्या पुट करेंगे, g। तो t किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यहां पे अपेरेंट वेट 0 है। तो हमने 4 केसेस देखे, पहला केस जिसमें लिफ्ट रेस्ट में थी तो टेंशन और वेट आपस में बराबर थे, अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में बराबर थे। जब दूसरी केस देखा हमने तो उसमें क्या था, किसी एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उस सूरत में टेंशन या अपेरेंट वेट रियल वेट से थोड़ा ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। जब नीचे की तरफ आ रहा था किसी एक्सेलरेशन a के साथ, तब अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। और जब फ्रीली फॉलिंग गिर रहा था तब क्या हुआ, उस सूरत में जो उसका अपेरेंट वेट था वो 0 हो गया। इसलिए हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में अपेरेंट वेट जो है वो 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।